हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ईरानियों का भारत पर पहला आक्रमण, यानी पर्सिया का जो है भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, भारत का विदेशी आक्रमण। इसके बाद जो है यूनानियों का यानी सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुई थी। यूनान के जो है देखते हैं कि यूनान जो है एक मकदूनिया जगह है। मकदूनिया के राजा जो फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ही था, और इनके पिता की मृत्यु के बाद ही जो है वह 20 वर्ष की उम्र में जो है राजा बना था इन्होंने। और इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत का जो क्षेत्र है यूनान का जितना भी क्षेत्र है, यानी तो भारत का जो क्षेत्र है ये हमारा ईरान के बाद जो है यूनान है। ये यूनान जो है एशिया माइनर, सीरिया, बेबीलोन, बैक्ट्रिया, सोग्डियाना, ये सब क्षेत्रों पर जो है आक्रमण किया था। लगभग जो सिकंदर का जो है सिकंदर यानी अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, यानी सिकंदर का जो कार्यकाल था यानी 359 से लेकर जो है 336 ईसा पूर्व तक, ये इनके पिता का यानी सिकंदर के जो पिता है वह है फिलिप द्वितीय। क्या है? फिलिप द्वितीय है। ये 359 से लेकर जो है ये हमारा 336 ईसा पूर्व तक कार्यकाल था इनका। लेकिन 336 के में जो है यानी 336 ईसा पूर्व में ये क्या है राजा बनते हैं। कौन? महान सिकंदर, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद कार्यभार संभालते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में ही जो है इन्होंने जो है कार्यकाल यानी जो है अपना राजा बनते हैं। और इन्होंने अच्छे यानी जो है बेबीलोन के साथ है सोग्डियाना, अलेक्जेंड्रिया, यानी जो है सीरिया, क्या है सीरिया, और इसके आसपास जितने भी इलाका था एशिया माइनर यानी एशिया माइनर मतलब तुर्की भी क्षेत्र आता है, क्योंकि ये सब क्षेत्र पर जो है ये आधिपत्य बना चुका था। कौन? सिकंदर। बैक्ट्रिया और इस साथ जो है बल्क जिसको बोलते हैं हम लोग, ये बल्क, ये सभी क्षेत्रों पर जो है काफी अधिकार कर चुका था ये क्षेत्र पर, यानी पूरा जो है ये सिकंदर जो है आधिपत्य बना चुका था। इस तरह से देखते हैं कि बल्क के प्रांत में इसी का प्रांत में जो है यानी एक उपनिवेश की स्थापना की थी। इस स्थान से भारतीय विजय के लिए कूच किया था। तो इसी के साथ साथ जो है भारत में जो है आकर्षित हुआ था। और सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह बहुत ही असंतोष थी, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होकर उभर चुके थे, क्योंकि इसके पहले जो है ईरानियों का जो है पर्सिया का आक्रमण हो चुकी थी। उस समय भी यहाँ भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो कबीलाई जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वह भी जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में थे, लेकिन वहाँ एकता नहीं थी, यहाँ का जो है संतोषजनक नहीं थी। इस तरह से देखते सिकंदर ने जो है अपने सेना को 2 भागों में विभाजित किया था। सिकंदर जो है अपने क्षेत्र में भारत पर आक्रमण करने के लिए 2 भागों में जो विभाजित किया था आने के लिए। तो सबसे पहले तो एक सेनापति इनका रहता है हेफेस्टियन और प्रेडियस, यानी इसका जो सेनापति है सिकंदर का जो है सेनापति ये कौन है? हेफेस्टियन। ये हेफेस्टियन इनका जो सेनापति है। और दूसरा हमारा है क्या है? पेडियस। क्या है? पेडियस, ये सेनापति है। ये दोनों को जो है एक तरफ से जाता है, यानी दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में क्या करता है? काबुल नदी के किनारे करता है। ये क्या करता है कि काबुल नदी के किनारे पहुंचने के लिए कहता है। काबुल नदी के किनारे जो है ये कहा कि किनारे खैबर दर्रा है। कहाँ है? खैबर दर्रा है। तो इस तरह से देखते हैं कि
उन्होंने जो है खैबर दर्रे होते सिंधु नदी तक पहुंचने का आदेश दिया, और ये भी कहा था कि सिंधु नदी में एक पुल बनाने के लिए भी आदेश दिया गया था। दूसरा भाग का नेतृत्व खुद जो है सिकंदर किया था। ये पहला भाग का था। दूसरा भाग का सिकंदर जो है क्या था, स्वयं जो है नेतृत्व किया था। और इन्होंने जो है इस तरह से देखते हैं, ये जो क्षेत्र जो पहुंचने का था वह है कुनार जगह है, कुनार और स्वात नदी के घाटी के पर्वत, यानी इसका क्या था, कुनार और स्वात घाटी, यानी बहुत ही दुर्गम था, दुर्गम पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्र था, यानी दुर्गम पहाड़ी की ओर से था ये। तो ये यहाँ पर दुर्गम पहाड़ी एक निशा जाति लोग है, वहां बिना युद्ध किए हुए अधीनता स्वीकार कर लिया था। यानी निशा जो है निशा के लोगों ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर लिया था निशा, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है एक निशा जातियों का, तो वहां पर जो है आक्रमण कर लिया, आधिपत्य कर लिया था। इसी तरह हम देखते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया था, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये भारत पर जो आक्रमण किया था, तो उसके आक्रमण के पहले जो देखते हैं तक्षशिला, एक सबसे बड़ी जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों का, यहाँ पर जो तक्षशिला है, वह तक्षशिला के राजा जो था कौन था, ये तक्षशिला का राजा जो था आंभी था। क्या था, आंभी था। ये आंभी क्या था, ये जो सिकंदर को अधीनता स्वीकार कर लिया तुरंत, सिकंदर को बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं दिया, यहाँ तक कि हाथी भी भेंट किया। किसी न किसी तरह देखते हैं ये भारतीय राजा ने अपने देश के प्रति पूरी तरह जो है विश्वासघात किया था। ये लिखित इतिहास है, यह लिखित इतिहास का पहला उदाहरण यही देखने को मिलता है, आंभी राजा, यानी आंभी राजा ने ही जो है देखने को मिलता है, पहला उद्देश्य यही। तो इसके बाद जो है सिकंदर को जो है काफी जो है कॉन्फिडेंस आ गया, और उसके बाद जो है इसके हिंदू कुश के क्षेत्रों में, यानी उत्तर में एक शशि गुप्त है। क्या है, शशि गुप्त एक यहाँ है, राजा है शशि गुप्त, यानी शशि गुप्त जो है को भी जो है अधीनता स्वीकार कर लिया जाता है। ये भी जो है जो रास्ता ये बताते हैं तक्षशिला के राजा भी शशि गुप्त के बारे में, तो शशि गुप्त भी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है सिकंदर की अधीनता ये दोनों ने जो है, या सबसे बड़ा क्षेत्र ये था, तो सभी दोनों ने जो है अधीनता स्वीकार कर लिया। और इस तरह से देखते हैं दोनों ने सहायता देने का वचन तक, यहाँ तक कि वचन देने का भी जो है ये वचन दिया था, सहायता देने का। इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे राज्यों पर भी आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और अपना आधिपत्य बनाना शुरुआत किया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या देखते हैं, आस्पेसियन राज्य। क्या है, आस्पेसियन राज्य। आस्पेसियन राज्य, ये आस्पेसियन राज्य क्या है, ये आस्पेसियन राज्य जो है हम देखते हैं ये गणराज्य है। क्या है, गणराज्य है, ये भी गणराज्य है। जो ये क्षेत्र जो पड़ता है वह काबुल के उत्तरी पहाड़ी तक फैला हुआ है, यानी काबुल के उत्तरी पहाड़ी तक जो है यह फैला हुआ है, यहाँ ये फैला हुआ है। इस तरह से यहाँ के लोग जो थे कौन सा जाति के लोग थे, अश्वक जाति के थे, अश्वक जाति के लोग यहाँ रहा करते थे। इसी तरह हम देखते हैं गुरेयंस राज्य। क्या है, गुरेयंस राज्य। ये गुरेयंस राज्य भी हम देखते हैं कि इसमें ये भी क्या था, ये भी हमारा था गणराज्य था। क्या था, गणराज्य था। और ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो क्षेत्र है, यह जगह का नाम है पंचकोर नदी घाटी। यहाँ पर क्या है, पंचकोर नदी घाटी। और यहाँ हम एक और देखते हैं, यहाँ कौन सा जाति के लोग रहते थे, गौर जाति के लोग रहते थे, यानी गौर जाति के लोग रहा करते थे। तो इसी तरह हम देखते हैं और भी है, तो गौर जाति के लोग थे। अगला देखते हैं निशा, क्योंकि निशा पर तो सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया था, और यह जो क्षेत्र था निशा का वह है सिंधु और जो है
काबुल और सिंधु के बीच में, यानी काबुल और सिंधु नदी के बीच, सिंधु के बीच में यह स्थित है निसा के लोगों ने अधिकतर स्वीकार कर लिया था। ये भी क्या था, हमारा गणराज्य था। इसी तरह देखते हैं पिलो नाम है उसका, या प्यूकेला ओटिस, क्या है, प्यूकेला ओटिस। प्यूकेला ओटिस जो है वह क्या है, ये भी हम देखते हैं पश्चिमी गांधार का क्षेत्र है। इसका नाम जो भारतीय नाम क्या है, भारतीय नाम पुष्कलावती, क्या है, पुष्कलावती। यह एक भारतीय नाम है, पुष्कलावती यह इसका नाम है, क्योंकि वह यूनानियों का नाम है, प्यूकेला ओटिस है, लेकिन भारतीयों का पुष्कलावती। तो ये देखते हैं कि इसका जो है ये पश्चिमी गांधार का क्षेत्र है। ये क्या है, पश्चिमी, ये गांधार का क्षेत्र है। इसी तरह हम और भी देखते हैं कि निशा के बाद जो है ये तक्षशिला तो हम लोग देखे हैं कि तक्षशिला जो है यह पाकिस्तान के जो क्षेत्र में है, यानी पूर्वी गांधार में। ये हमारा जो है पश्चिमी गांधार में है, तो ये पूर्वी गांधार में है, यानी हमारा पुष्कलावती क्या है, पश्चिमी गांधार में है, तो तक्षशिला जो है पूर्वी गांधार में है, यह क्षेत्र है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, झेलम और सिंधु के बीच में, झेलम और सिंधु के बीच में, सिंधु के बीच में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी बीच यहाँ का राजा कौन थे, तक्षशिला का राजा आम्भी था, जो देशद्रोही होने का परिचय देता है। इसके बाद है अर्सेंस नाम है, सॉरी अर्सेक्स। तो अर्सेक्स है, ये भी नाम जो हम देखते हैं पाकिस्तान के हजार जिला है, क्या है, पाकिस्तान का हजार जिला, ये नाम है हजार जिला। तो वो क्षेत्र हमारा क्या है, अर्सेक्स है। इसमें ये भी क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, यहाँ राजतंत्रीय था यहाँ, तो राजतंत्रीय था। और ये भारतीय नाम क्या है अर्सेक्स का, उर्सा, क्या नाम है, उर्सा। भारतीय नाम अर्सेक्स का नाम है उर्सा, पाकिस्तान के हजार जिला, और ये राजतंत्रीय यहाँ व्यवस्था इस समय थी। अगला हम देखते हैं, क्या है कि अभिसार, ये नाम है, क्या है, अभिसार भी ये क्या है, राजतंत्रीय यहाँ पर व्यवस्था थी। और यहाँ का जो था वह प्राचीन कंबोज का राज्य था, यानी प्राचीन कंबोज का ही एक भाग था अभिसार। इसके बाद हम देखते हैं पुरू, क्या है, पुरू में क्या हम देखते हैं, ये भी झेलम और चेनाब के दोआब में स्थित है, चेनाब नदी और झेलम के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधुनिक जो है इस तरह से देखने को मिलता है कि पुरू, अभी हम बताने का प्रयास करेंगे पुरू और सिकंदर के बारे में। अभी हम थोड़ा नाम बता रहे हैं, जो है गलोब निकाय, ये भी जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है चेनाब नदी के पश्चिम में सटा हुआ है, यानी चेनाब नदी के पश्चिम में है। यानी इस तरह से देखते हैं कि भारत से सटा हुआ, ये भी क्या है, गणराज्य है, ये भी गणराज्य है। इसी तरह एक और नाम है गांद्रिश, क्या नाम है, गांद्रिश, सब यूनानी नाम है। तो गांद्रिश है, तो गांद्रिश क्या है, चेनाब और रावी नदी के बीच में है, क्या है, चेनाब और रावी नदी के बीच है, तो ये हमारा गांद्रिश है। और ये गांद्रिश हम देखते हैं, यह भी पोरस का भतीजा यहाँ राजा का शासन था। ये क्या था, पोरस का भतीजा यहाँ पर जो है शासन करता था यहाँ पर। तो इस तरह से देखते हैं। और है अंद्रेस्ताई, क्या है, अंद्रेस्ताई, ये भी अंद्रेस्ताई हम देखते हैं क्या है, ये भी रावी नदी के पूर्व में है, क्या है, रावी नदी के
ये पूर्व में स्थित है। और ये और देखते हैं कि इसमें ये भी इसकी राजधानी एक थी, आंद्रेस्ताई की जो है एक राजधानी थी इसकी, वो पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें थी। तो इस तरह से इसका परंपरा थी। एक और नाम होता है सेफाइट। क्या नाम है? सेफाइट, जिसको स्वभूति बोलते हैं, सेफाइट, जिसको स्वभूति भी बोलते हैं, क्योंकि इनका अंतिम जो है यहीं पर जो है सेफाइट यानी स्वभूति से हुआ था। यानी झेलम नदी के पूर्व में क्या है? ये है झेलम नदी के पूर्व में है, पूर्व में स्थित है। तो इस तरह से देखते हैं कि सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करने के लिए क्या किया था? नाव को जो है का पुल बनाया गया था। यहीं पर एक जो है ओहिंद नामक स्थान है, और सिकंदर ने देवताओं की एक बलि भी दी, देवताओं के लिए प्रसन्न करने के लिए बलि दी, और यहाँ पर 30 दिन तक ठहरे थे ओहिंद नामक स्थान पर। क्या थे? ओहिंद नामक ओहिंद नामक स्थान पर 30 दिन तक ठहरे थे, 30 दिन तक ठहरे थे। यहाँ पर जो है बलि दी थी, और साथ साथ में यहाँ पूजा पाठ की थी, यानी पूजा पाठ अपनी यूनानी देवताओं की जो है पूजा पाठ किए थे। तो इस तरह से जो है इसके बाद ही जो है वह तक्षशिला आए थे और वहां भी ने स्वागत किया। इसी बाद हम देखते हैं झेलम, यानी झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध, या हम इसको कहते हैं, या दूसरे तरह से इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइड स्पीच, यही हाइड स्पीच जो है ये युद्ध हुआ था पौरों के बीच में, पोरस के बीच में, पोरस के साथ। तो पोरस के साथ जो है लड़ाई हुई थी, और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो मैदान था वह मैदान का नाम है एररी मैदान वहां था। और उस समय क्या था कि दलदल, बारिश से दलदल हो चुकी थी उस समय। तो सिंधु नदी को पार करके, क्योंकि वहां पर भी बाढ़ आई थी नदी उस पार में, उसे किसी तरह बना करके जो है उन लोगों ने जो है पार किया था रात को ही। और इस तरह से जो है धावा बोला था झेलम प्रदेश के राजा पोरस के साथ। तो पोरस को जो अचानक धावा डाला, जिसको हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है, यानी पोरस का युद्ध, या जो है हम कह सकते हैं ये एररी मैदान है। वहीं पर भारी वर्षा हो गई थी, जो दलदल हो चुकी थी। पोरस का एक मित्र है, कौन है? पोरस का मित्र नाम है मेरूस, पोरस का मित्र था। लेकिन वह जो है ये सिकंदर का दूत मंडल में शामिल हो गया था, सिकंदर का दूत मंडल में शामिल हो गया था। मेरूस जो है पोरस का मित्र था पहले, लेकिन सिकंदर के दूत मंडल में शामिल हो गया। और इस तरह से कहा जाता है कि एक बार जो है जब युद्ध हो रही थी, तो मेरूस को कहा सिकंदर ने कि जाओ और पोरस को जो है मनाओ और मेरी जो अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन जब दूत मंडल मेरूस ने गया और उनसे कहा कि आप जो है अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि पोरस के संघ में कहा जाता है कि 15 संघ राज्य थे, 5000 बड़े नगर थे, बहुत बड़े जो है इनके साम्राज्य काफी विस्तार था, और बहुत बड़ा योद्धा भी था हमारा झेलम प्रदेश का राजा पोरस। तो पोरस जो है अपनी अधीनता स्वीकार नहीं किया, बल्कि लड़ाई जारी रखा। और इस तरह से देखते हैं कि सिकंदर ने जो है युद्ध में, यानी हम देखते हैं कि जो है पोरस के साथ जो है काफी घमासान लड़ता है, और लड़ने के बाद जो है अंतिम में जो है पोरस को जो है घेर लिया जाता है। और घेर करके जो है उसे पूछा जाता है सिकंदर ने क्या कहा। सिकंदर ने कहा कि आप जो है के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस को कहा। तो पोरस ने कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है उस तरह से आप व्यवहार करें। तो उन्होंने जो है उसी समय जो है पोरस को जो है छोड़ दिया। और पोरस के जो है हालांकि उसे 9 घाव लगे हुए थे, बहुत सारे जो है उसके जो जख्म तो हुए थे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया। और बाकी जो है उनका क्षेत्र भी अधीनता उन्हीं के अंदर में कर दिया, लेकिन फिर भी जो है वह जो है मित्रता कायम कर लिया। तो प्लूटार्क महोदय कहते हैं कि पोरस के संघ में कम से कम 15 संघ राज्य थे, वहां 5000 बड़े नगर थे और बहुत सारे से गांव थे। सिकंदर ने युद्ध में
बाद में हम देखते हैं कि ये पोरस का जब लड़ाई खत्म होती है, तब ये पोरस हाइडेस्पिस का युद्ध समाप्त होती है, तब जो है वो सिकंदर क्या करता है, अपने जितने भी युद्ध में मारे जाते हैं सैनिक, वो वीरगति प्राप्त करने सैनिकों को अंत्येष्टि संस्कार करते हैं और फिर देवताओं की जो है पूजा पाठ करते हैं। और इसी समय जो है 2 नगरों की स्थापना किया था। यानी 2 नगरों की स्थापना जो किया था वह कौन कौन था, वह 2 नगरों का नाम है, 2 नगरों का जो है नाम है। पहला नगर जो क्षेत्र था वह है विजय उपलक्ष्य के क्षेत्र में, यानी विजय उपलक्ष्य में जो है ये पोरस के युद्ध जब लड़ाई हुई तो इसके बाद जो है इन्होंने एक नगर बसाया था, वह नाम था उसका निकैया था इसका, विजय उपलक्ष्य में। एक घोड़ा जो है इसका जो है सबसे बड़ा प्रिय घोड़ा जो था बहुकेफला मरा था। यानी झेलम नदी, इसका जो है ये झेलम नदी के दूसरे तट पर जहां सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, जो वहीं पर जो है मरा था इसका बहुकेफला। क्या नाम था इसका? सिकंदर का घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम, इन्हीं के नाम पर जो है ये बहुकेफला जो नाम पड़ा। ये क्या नाम है जो है निकैया नाम तो था एक है, दूसरा नाम था क्या? बहुकेफला इनका नाम था। और इसी तरह देखते हैं बहुकेफला नाम जो है रखा था। तो इस तरह से देखते हैं कि सिकंदर ने ये सुभूति को जो है अंतिम जो है ये अपना जो आक्रमण किया था इन्होंने। और इस तरह से जो है यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे राजा जो थे सिकंदर को जो है सुभूति और खोगेला नामक 2 राजाओं ने एक उपहार भी दिया था इस समय, और अधीनता भी स्वीकार कर लिया। सिकंदर क्या किया कि सिकंदर ब्यास नदी के तट तक ही आया। यानी सिकंदर एक ब्यास जो नदी है वह ब्यास नदी तक ही आ पाया और वहां से अधिक नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उनके सैनिक जितने भी थे सभी थक चुके थे। और इन सैनिकों ने सुन रखा था नंद राजाओं के भी बहुत विशाल जो है सैनिक हैं, और ऐसे भी तो इन लोग भाड़े के कुछ सैनिक थे सिकंदर ने लाए थे, और कुछ जो है अपने जो है सैनिक थे। तो इस तरह से जो है क्योंकि बहुत सारे सैनिक तो मारे जा चुके थे, जख्म हो चुके थे, बीमार हो चुके थे, तंग हो चुके थे, क्योंकि ये 19 माह तक लगातार यानी निरंतर युद्ध करते रहा इन सैनिकों ने। और लोगों को जिहाद कर करके, लोगों को जो उत्साह प्रेरित कर करके जो है ये युद्ध लड़ी गई थी। सिकंदर ने इतनी जो अपनी वाणी से बोल बोल करके लोगों को जज्बा पैदा करके और लोगों को जो है लड़ाया और इस तरह से आगे बढ़ा। लेकिन ये ब्यास नदी तक ही पहुंच पाया। ब्यास नदी के तट तक जो है ये आ पाया, और यहां से आगे सैनिकों ने मना कर दिया, क्योंकि इसके आगे वह जा ही नहीं सकता है इसके आगे, क्योंकि उसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वह जो है सैनिक के भरोसे ही था, इसीलिए जो है वहीं तक जो है रहने पर फैसला किया। इसके बाद हम देखते हैं, एक और देखते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो है ब्यास नदी के तट तक ही जो है पहुंच सके थे। जो है ब्यास नदी तक विजय सीमा को अंकित करने के लिए इन्होंने क्या था, यानी ब्यास नदी के तट पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 12 विशाल वेदियां बनाई थी। क्या है? 12 जो है विशाल वेदियां बनाई थी और यहीं पर पूजा पाठ की थी। पूजा पाठ यानी यूनानी देवता का जो है पूजा पाठ किया था। 12 विशाल वेदियां बनाई थी और यहीं पर पूजा पाठ किया था यूनानी देवता का, और विधिवत रूप से जो है पूजा पाठ किए थे। सिकंदर का अंतिम विजय फिर पाटल ही कहा जाता है। सिकंदर का अंतिम जो है विजय जो है वह क्या था? पाटल था। यही पाटल ये था। तो यहीं पर पूजा पाठ करते हैं और सिकंदर के अंतिम अभियान के साथ जो है ये स्वदेश वापस लौटने के लिए विवश होते हैं, और इसी समय जो है ये वेदियां और यूनानी देवता की पूजा पाठ करते हैं।
यानी 325 ईसा पूर्व में स्वदेश लौटते हैं, यानी 325 ईसा पूर्व में स्वदेश लौटते हैं, यानी स्वदेश लौटने का प्रारंभ होते हैं। लेकिन ठीक जो है यानी बेबीलोन के पास, यानी आगे पहुंचते पहुंचते बेबीलोन के पास 323 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाती है, तो इस तरह से जो है ये इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये मात्र कितने महीने तक रहे थे? 19 माह तक ही रहे थे भारत में, 19 माह तक भारत में रहे। और इस तरह सिकंदर ने जो है भारत पर जब आक्रमण करके जब चले गए तो संपूर्ण प्रदेश को जो है 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया था, यानी 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट रखा था या बांटा था। तो सबसे पहले ये 4 जो कौन कौन थे, सबसे पहले हम देखते हैं कौन थे। सिंध के ऊपरी और पश्चिमी भाग, यानी सिंध के ऊपरी एवं पश्चिमी भाग। पहला जो है सिंध के ऊपरी और पश्चिमी भाग, जो पहला क्षत्रप था, यानी इसमें पहला जो क्षत्रप बनाया था, क्षत्रप प्रणाली प्रारंभ किया था, छोटे छोटे जो शासक के रूप में जो था, पहला क्षत्रप जो है निकानोर था। कौन था? निकानोर था। लेकिन इसमें क्या था कि इसकी हत्या कर दी गई थी बाद में। फिर बाद में जो है यहाँ एक नाम था, फिलिप्स को बनाया गया। किसको बनाया गया? फिलिप्स को बनाया गया, क्योंकि जैसे बनाया गया तो इसकी हत्या कर दी गई थी किसी के द्वारा, तो फिर फिलिप्स को जो है वहां का बनाया गया। उसी तरह जो है झेलम का पूर्वी भाग दूसरा बनाया, झेलम का पूर्वी भाग, यानी झेलम का जो पूर्वी भाग जो बनाया था वह जो था क्या था? तक्षशिला के आंभी राजा को बनाया था, यानी आंभी को बनाया था, क्योंकि आंभी को बनाया था। तीसरा हम देखते हैं एक और है सिंधु नदी के निचले भाग। क्या है? सिंधु नदी के निचले भाग, सिंधु नदी के निचले भाग। तो निचले भाग में हम देखते हैं कौन था? निचले भाग में जो है ये जो बनाया था वह कौन था? क्षत्रप पिथोन को बनाया था। क्या था? क्षत्रप पिथोन को बनाया था। और चौथा जो था हमारा वह क्या था कि झेलम, यानी झेलम के पूर्वी भाग, झेलम का पूर्वी भाग जो बनाया गया था वह जो है बनाया गया था पोरस के अधीन में। क्या था? पोरस के अधीन में। ये 4 भागों में विभाजित कर दिया था सिकंदर ने। तो इस तरह से देखते हैं सिकंदर के प्रथम गुरु के नाम, जो कुछ इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के प्रथम गुरु, यानी प्रथम गुरु कौन थे? वह प्रथम गुरु का नाम जो था लियानिडस। क्या नाम था? लियानिडस। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है क्या ज्ञान दिया था इन्हें? शारीरिक और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। शारीरिक और अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान लियानिडस ने दिया था। द्वितीय गुरु कौन था? जो सब लोग आप लोग जानते होंगे, अरस्तु था। अरस्तु क्या ज्ञान दिया था? यूनानी साहित्य का दिया था, दर्शन दिया था, ज्ञान दिया था, यानी यूनानी दर्शन, ज्ञान विज्ञान, जितने भी ज्ञान विज्ञान से संपूर्ण जितना भी था वो सब दिया था। ज्ञान विज्ञान दर्शन सभी साथ जो है अरस्तु ने ही दिया था। भारत में हम देखते हैं कि भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर जो है उलूक शैली से किया गया था, यानी उलूक शैली जो है वह भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली से पहला जो है सिक्के ढाले गए थे। भारतीय दिनार भी हम देखते हैं मुद्रा का प्रारंभ यूनान के जो थे द्रम या द्रक्ष बोलते हैं, उन्हीं का था,
क्योंकि मुद्रा शैली पर जो है देखने को मिलता है भारतीय सिक्कों पर। तो भारतीय सब देखते हैं कि अभियान के समय में हम देखते हैं कि इस समय जो है यूनानी शब्द कुछ आते हैं, क्योंकि यूनानी शब्द क्या आते हैं, यूनानी शब्द फलक, ये यूनानी है। फलक शब्द क्या है, यूनानी है। पुस्तक, कलम, ये सब क्या है, यूनानी शब्द है। और एक और सुरंग, ये भी यूनानी है। ये भारतीय भाषा में देखते हैं, यहाँ संस्कृत भाषा में इसे स्थान दिया गया था। इसे कौन सा, संस्कृत भाषा में स्थान दिया था। संस्कृत भाषा में स्थान दिया गया था इसे, इन लोगों का। तो इस तरह से देखते हैं कि ईरानियों के बाद यूनानियों का जो है जैसे ही भारत पर आए थे तो उन कभी क्षेत्रों पर जो है, इन क्षेत्रों पर क्या था कि आयात और निर्यात होता था। जैसे हमारा भारत से गर्म मसाले, हाथी दांत, ऐसे बहुत सारे वगैरह वस्तुएं जो है निर्यात होती थी। आयात में यूनान की स्त्रियां भी जो है आया करती थी। इस तरह से जो व्यापार व्यवसाय भी बहुत ही फला फूला और चलते रहा, व्यापार का सिलसिला चलते रहा, और इस तरह से सिकंदर का अंत होता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।